Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class UGC NET Commerce Paper 2, which is very important for the all students who are preparing the UGC NET Commerce Set GRF. Now friends, today we are discussing top 10 important questions and one special topic is International Financial Corporation, which is the part of the W World Bank. तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि कल का 8 बजे का क्लास जो लोग स्टूडेंट नहीं किया उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। एवरीडे 8 PM में क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जो भी स्टूडेंट यूसी नेट पेपर्स कॉमर्स पेपर की तैयारी कर रहे हो पेपर 2 की और उसमें गति देना चाहते हो और अच्छे मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई होना चाहते हो तो मेरे क्लास से जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जो है आपको दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है एक कलेक्शन दी जाती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और 110% संभावना है कि इस तरह का सवाल आपको डेली जो है पूछे जा रहे हैं वो मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो इसी तरह से आप जुड़ने के लिए और अच्छे क्वेश्चंस के साथ चलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यदि जो भी स्टूडेंट नए हो तो एक और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आज का सवाल की ओर शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल, भारत में 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना अरब डॉलर रहा? तो 51 अरब डॉलर, 64 अरब डॉलर, 70 अरब डॉलर, 42 अरब डॉलर। तो 64 अरब डॉलर इज द करेक्ट आंसर यानी खा। 2019 की बात की जाए तो 51 अरब डॉलर था और 2018 की बात की जाए तो 42 अरब डॉलर था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें, इसका नोट तैयार कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ है और बुक से भी आपका है। भारत दुनिया का कितना सबसे अधिक एफडीआई पाने वाला देश बना? तो का 5वां, खा तीसरा, गा 7वां और घा छठा। तो क्या होगा? ये करेक्ट आंसर इज का 5वां। 2020 का ये रिपोर्ट है। 2019 की बात की जाए तो 7वां स्थान था, यानी 2 स्थान जो है अधिक हो गया, भारत ऊपर चढ़ गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है विश्व निवेश रिपोर्ट जो है जारी की थी। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो पहला, ख, दूसरा, चौथा, छठा। तो ये करेक्ट आंसर इज छठा स्थान पर भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहुंच गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हम लोग आज जानेंगे उनके बारे में। तो बता दें कि भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो केरल, का, खा तमिलनाडु, ग महाराष्ट्र और घ गुजरात। तो योर करेक्ट आंसर इज खा, ऑप्शन बी। तमिलनाडु ने जो है आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। पहली बार कोई ऐसा राज्य है जिसने किया है गठन, और उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, कौन प्रमुख है, उससे जुड़ा सवाल आगे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बता दूं कि तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख किसे बनाया है? तो का रघुराम राजन, खा अरविंद सुब्रमण्यम, ग एस नारायण, घ विजय अस्थर डुफ्लो। तो योर करेक्ट आंसर इज का रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इनको जो है प्रमुख बनाया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद का। इसमें से सदस्य की बात की जाए तो अरविंद सुब्रमण्यम सलाहकार जो थे पूर्व आर्थिक सलाहकार, उनको भी बनाया गया है। सचिव, वित्त सचिव जो रह सके एस नारायण वो भी हैं और विजेता एस्थर डुफ्लो भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने मिलकर स्वदेशी तकनीक से 5G सेवा शुरू करने का ऐलान किया है? तो का इन्फोसिस, खा विप्रो, गा आदित्य बिरला ग्रुप और घा टीसीएस। तो योर करेक्ट आंसर इज टीसीएस, घा आपका करेक्ट आंसर है। टीसीएस जो है 5G को लाने के लिए जो एयरटेल के साथ गठबंधन किया है और जल्दी जो है स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत में 5G टेक्नोलॉजी, 5G नेटवर्क को लाने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रबंध के कार्यों को वर्गीकृत करने वाले विचारकों में सर्वप्रथम नाम किनका आता है? तो खा का हेनरी फेवल, खा कुंटज, गा ओडोनल, घा मैकग्रेगर। तो ये करेक्ट आंसर इज का हेनरी फेवल ने जो सबसे पहले प्रबंध के कार्यों को वर्गीकृत करने के विचारकों में उनका नाम सबसे पहले आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
प्रबंधकीय कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं आता है? तो संगठन बनाना, क ख अंकेक्षण करना, ग नियुक्तियां करना, घ नियंत्रण करना। तो ये करेक्ट आंसर इज ख अंकेक्षण करना। अंकेक्षण का काम जो प्रबंध का नहीं होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और मैं बता दूं इसमें और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, निर्देशित करना, निर्देश करना, है ना। तो इस काफी सवाल इसके हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, वायु सिद्धांत की रूपरेखा किसने तैयार की? तो अब्राहम लिंकन, क ख हेनरी फेयल, ग मैकग्रेगर और घ कुंटज तथा ओडोनोल। तो करेक्ट आंसर इज ग मैकग्रेगर ने जो है वायु सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमेशा जो है आता है, इसको जरूर याद रखें। इसके बारे में डिटेल से भी जान सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल की ओर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व किस स्तर पर होता है? तो संस्था के स्तर पर, ख व्यक्तिगत स्तर पर, ग राष्ट्रीय स्तर पर और घ इनमें से सभी। तो ये करेक्ट आंसर इज घ इनमें से सभी। और एक मैं बता दूं इसमें एक सामाजिक स्तर भी होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था ये आज का टॉप 10। तो चलिए इसी के साथ आज मैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से जुड़ा हुआ जानकारी आपको देने वाला हूँ कि इसका स्थापना क्यों हुआ, इसकी उद्देश्य क्या है, ये कब हुआ, ये किसका भाग है, सभी तक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए अभी कंटिन्यू एंड तक देखना ना भूले। तो वर्ष 1956 में स्थापित IFC 183 देशों का स्वामित्व में है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉर्पोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र में केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है। IFSC अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिए धन जुटाता है। वर्ष 1989 के बाद से IFC ने अपनी AAA रेटिंग बनाए रखी है। यह आमतौर पर 7 से 12 साल पर परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है। इसके द्वारा किए जाने वाले निवेशों के लिए समान ब्याज दर की नीति नहीं है। IFSC अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जोखिम को कम करने के लिए अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्व की गारंटी देता है। तो काफ़ी बड़ा ये संगठन है एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। उसके बारे में और हम आपको डिटेल से आगे बताने वाले हैं। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संस्था है, इसको जरूर जानना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये पार्ट है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो IFSC के उद्देश्य के प्रकार क्या है, बता दूं कि निजी क्षेत्रों को ऋण मुहैया कराना, ख पूंजी प्रबंध में समन्वय स्थापित करना, ग पूंजीवादी देशों में विकसित विकासशील देशों के निवेश करने हेतु शामिल करना। IFSC के प्रस्तावों को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि वे अलग अलग उद्योगों के हमारे ग्राहकों की विशेष जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, कृषि व्यापार, सर्विसेज और वित्तीय बाजार पर विशेष फोकस दिया गया है। IFSC के वित्तीय उत्पाद कंपनियों को जोखिम प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं और विदेशी और घरेलू पूंजी बाजारों में उनकी पहुंच का विस्तार करते हैं। IFSC की सलाह निजी क्षेत्र निवेश के दरवाजे खोलने में मदद करती है, जो व्यापार के विस्तार, रोजगार सृजन और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक है। IFSC निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है और टिकाऊ व्यापार का निर्माण करता है। उन्हें कई प्रकार के मुद्दों पर परामर्श देते हैं। इसमें पर्यावरण, सामाजिक, प्रशासनिक कार्य, ऊर्जा संसाधन कुशलता और आपूर्ति श्रृंखला शामिल है। हम वित्तीय मध्य ग्राहकों के साथ हमारे काम के व्यक्तिगत और सूक्ष्म में लघु महत्वपूर्ण वित्त तक पहुँच का काम करते हैं। तो ये था IFSC का की महत्वपूर्ण जानकारियाँ से जुड़ी हुई इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से। तो आई होप आज की क्लास में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और आशा है कि आप सभी को एक सही स्ट्रेटजी मिल रही होगी। आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, इसका नोट्स तैयार कर रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा रात 8 बजे। जरूर आना और अपनी तैयारियों का एक सही दिशा देना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।